नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इतिहास कभी कभी सचमुच खुद को दोहराता है या कुछ संयोग इतने मार्के के होते हैं कि हम उन्हें इतिहास का दोहराया जाना मान लेते हैं। विनायक और गिरधारी लाल शाहजहाँपुर की सिविल लाइंस में ठीक अगल बगल अलॉट हुए सरकारी क्वार्टर में रहते थे। इसे संयोग कहें या इतिहास का दोहराया जाना कि सेवानिवृत्त हो गया एक बार फिर ये दोनों अगल बगल नहीं लेकिन रीवा सुधार न्यास की बहुत बड़ी कॉलोनी में रह रहे हैं। सुबह की सैर से लौटे विनायक ने रोहिणी को चौंका दिया। रोहिणी, लोग सचमुच सामाजिक नहीं रहे। हमें खबर नहीं होती कि ठीक बगल में क्या हो रहा है। बगल में कोई दुर्घटना हो गई। बड़े साहब इसी कॉलोनी में पीछे वाले शिव मंदिर के थोड़ा पीछे वाले मकान में रहते हैं। आज उन्हें वॉचमैन से बात करते देखा तो मैं हैरान रह गया। रोहिणी को जैसे एक लक्ष्य मिल गया। सुप्रभा यहाँ रहती है? हाँ, बड़े साहब ने मकान खरीद लिया है। बता रहे थे सुप्रभा जी के घुटने की सर्जरी हुई है। चलो शाम को मिलाते हैं। वाह, खूब जमेगी जब मिल बैठेंगी फैशन वालियाँ दो। आज की शाम अच्छी गुजरेगी। रोहिणी का जी चाहा तत्काल जाकर सुप्रभा को सूचित करे। आप बड़ी फैशनदार बनती थी। देखिए, मैंने आपकी तरह बाल कटा लिए हैं। ब्यूटी पार्लर जाने वाली हूँ। कीमती साड़ियाँ पहनती हूँ। तीनों बेटियों को महंगे हॉस्टल में रखकर महंगे कॉलेज में पढ़ाया है। तीनों की महंगी शादियाँ की हैं। अब तो आना जाना लगा रहेगा। मेरे घर आइए। मेरे रसूख को देखकर आपको छोटा मोटा दौड़ा पड़ जाएगा। शाहजहाँपुर PWD में गिरधारी लाल बड़े इंजीनियर और विनायक छोटे इंजीनियर थे। विनायक का शाहजहाँपुर में पहला साल था। जल्दी बड़े साहब तबादले पर शाहजहाँपुर आ गए। रोहिणी अचंभे में थी। बाप रे, 3 ट्रकों में सामान आया है। विनायक अचंभे में शामिल नहीं हुए। बड़े भाई साहब कार परसों सुबह पहुंच रहे हैं। उन्हें चाय पर बुला लूँगा। अच्छा नाश्ता बना लेना। चाय पीने पहुंचा। बड़े साहब का परिवार दमक रहा था। कीमती साड़ी गहनों में छटा बिखेरती, जरूरत से अधिक मोटी, अधरों पर लाली, कट्टे बालों वाली सुप्रभा बड़े अंदाज वाली लग रही थी। उसके बच्चे नैतिक, निर्भय और नीति भी कीमती कपड़ों से सजे थे। सुप्रभा ने चाय सिप करते हुए कहा, रोहिणी, सुबह सुबह यह सब बनाने में आप क्यों परेशान हुई? विभाग वालों ने खाने का इतना सामान साथ रख दिया कि क्या कहूँ। बड़े साहब ने रुचि दिखाई। घर की बनी ताजी चीज़ों में मज़ा होता है। ढोकला और पोहा टेस्टी है। उधर वे लोग गए। इधर रोहिणी ने विनायक को घेरा। बड़े साहब ने अच्छा रिमार्क पास किया। यही पोहा, ढोकला, आटे का हलवा खिलाने के लिए बुलाया था। तुम बाजार से कुछ स्पेशल मिठाई ले आते तो थोड़ा स्टैंडर्ड बन जाता। रोहिणी, बड़े साहब सराहना कर रहे थे। बात का गलत अर्थ निकालने की तुम्हें आदत है। बड़े साहब ने अपने मकान का कायाकल्प करा डाला था। सरकारी निर्माण कार्य के लिए भर्ती किए गए मजदूरों में से 1-2 को वे अपने घर को चमकदार और बगीचे को हरा भरा बनाए रखने के लिए लगाए रखते थे। विनायक को प्रेरित करते, आप अपने बगीचे को व्यवस्थित क्यों नहीं रखते? 1-2 मजदूर भेज दूंगा। विनायक महापुरुष बने रहते। मजदूरों की जरूरत नहीं है। रोहिणी थोड़ी बहुत सब्जी उपजा लेती थी। बड़े साहब सराहना करते, आपकी और आपके परिवार की सादगी मुझे अच्छी लगती है। विनायक ने सराहना रोहिणी से बताई तो उसने कई तर्क किए। बड़े साहब को यदि सादगी अच्छी लगती है, इतनी माया काया क्यों जुड़ रहे हैं? तुम्हें ईमानदारी की लत लगी हुई है, वरना सब लोग रिश्वत लेने में शर्म नहीं करते। सुप्रभा खुलकर कहती है, हमारे साहब ऊपरी कमाई करते हैं। रोहिणी ने कुछ ऐसे अंदाज में कहा कि विनायक को हंसी आ गई। रिश्वत मोटापा बढ़ाती है। बड़े साहब रिश्वत लेते हैं, तभी सुप्रभा जी मोटी हो रही है। देखो तुम कितनी छरहरी, कितनी सुंदर लगती हो। बड़े साहब के पास कीमती कार है, तुम सेकंड हैंड स्कूटर पर फिदा हो। बड़े साहब 5 बजते ही क्लब भागते हैं, तुम देर तक दफ्तर में जुटे रहते हो। सरकार काम करने के लिए वेतन देती है। वेतन में गृहस्थी का जोड़ तोड़ नहीं बैठता। न अच्छा खाना पहनना, न अच्छा सामान। 3 बेटियों की पढ़ाई और शादी कैसे करेंगे? बड़ी बीमारी हो जाए तो हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं होंगे। भगवान बंदोबस्त करेगा। सुप्रभा इतने घमंड से रहती है। मुझसे कहती है क्लब ज्वाइन कर लो। कलेक्टर, SP, जज जैसे बड़े अधिकारी पत्नी के साथ आते हैं। मैं किस मुंह से क्लब ज्वाइन करूं? वहाँ महिलाएं रोज नई साड़ी गहने पहनकर आती हैं।
समय बर्बाद करती है। हम देर तक घर से बाहर रहे तो लड़कियों की पढ़ाइयों पर असर होगा। उनकी पढ़ाई पर ध्यान दो। सुप्रभा का सरूख देख रोहिणी हताश रह गई। वह संयमित दिन बिताती, जबकि सुप्रभा के घर में महफिलें सजती। जाड़ों में अधिकारी पत्नियों के साथ लॉन की सुनहरी धूप में बैठकर सुप्रभा दोपहर का आनंद लेती। इधर स्वेटर बुनती रोहिणी भस्म होती रहती। गर्मियों में महफिल देर शाम को जमती। इधर 10 बजते ही बत्तियां बुझाकर विनायक सो जाने का फरमान जारी कर देते। बड़ी बेटी उपासना रोहिणी से कहती, माँ, बड़े साहब के घर में कितनी चहल पहल रहती है। हम लोग कितना ऊबते हैं। पापा की एक ही रट, खूब पढ़ो तभी कुछ बनोगी। पापा तो अव्वल आते थे, अब कौन सी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। एक पतलून को 5 साल पहनते हैं। रोहिणी अफसोस दिखाती, तुम्हारे पापा को सिद्धांतों से बड़ा लगाव है। मंजली बेटी आराधना और नीति चूंकि एक ही कक्षा में पढ़ती थी, इसलिए आराधना के पास बड़े साहब के परिवार की अच्छी सूचनाएं रहती थी। रोहिणी के अफसोस पर आराधना बोली, नीति अभी अपने परिवार के साथ दिल्ली घूमने गई थी। वहाँ से अपने लिए बहुत सी ड्रेसेस लाई है। स्कूल में रोज कहती है ड्रेसेस देखने घर आना। छोटी प्रार्थना उतावली होने लगी, क्यों नहीं जाती हो? मुझे तो नई ड्रेस देखने में बड़ा मजा आता है। आराधना परिधान देखने गई। सुप्रभा ने एक ड्रेस उसे पकड़ा दी, नीति तुम्हारे लिए लाई है। आराधना को इतनी अच्छी उम्मीद नहीं थी। औपचारिक मनाई कर उसने ड्रेस ले ली। नीति ने प्रस्ताव रखा, इसी 15 को नैतिक भैया की बर्थडे पार्टी है, पहन कर आना। घर आकर आराधना खुश होकर परिधान दिखाने लगी। विनायक ने तौहीन कर दी, क्यों लिया? तुम्हारे पास कपड़े नहीं है? आराधना का उत्साह गिर गया, जो कि नैतिक के जन्मदिवस पर भी गिरा रहा। जन्मदिवस का आमंत्रण देने बड़े साहब स्वयं आए थे। डिनर रखा है, विनायक जी सह परिवार आना है। नीति बताती है, आराधना क्लास में अव्वल रहती है। नीति को भेज दिया करूँगा। आराधना के साथ कंबाइंड स्टडी कर कुछ सीख लेंगी। 2nd डिवीजन से आज तक आगे नहीं बढ़ी। आपने बच्चों को अनुशासित रहना कैसे सिखाया? विनायक न कह सके। रोहिणी और बेटियों को अनुशासन नहीं, आपकी माया काया पसंद है। नैतिक के जन्मदिवस पर रोहिणी अच्छा उपहार खरीदना चाहती थी कि उसकी हैसियत कम न दिखे, लेकिन विनायक 6 पुस्तकों का सेट खरीद लाए थे। विद्यार्थियों के लिए पुस्तकों से अच्छा तोहफा कुछ हो नहीं सकता। पार्टी से लौटकर रोहिणी हीनता से भरी हुई थी, लेकिन बेटियां इस तरह खुश थी जैसे नेमत लेकर आई हैं। नीति आराधना के पास पढ़ने आने लगी। पढ़ती कम, बातें अधिक कर दी। आराधना, तुम लोगों ने जो बुक्स दी है मेरे तो सिर के ऊपर से निकल जाती है। पापा जरूर खूब मन लगाकर पढ़ते हैं। दफ्तर से लौटे विनायक से रोहिणी ने प्रसंग से कहा। नीति ने संकेत दे दिया कि पुस्तकें देने से बेहतर होता खाली हाथ हिलाते चले आते। विनायक पर असर न हुआ। बड़े साहब मुझसे कह रहे थे, उन्हें पुस्तकें बहुत अच्छी लगी, वे पढ़ रहे हैं। नीति चालाक है, पढ़ने नहीं अपनी रईसी बताने आती है। आराधना अब इसे नहीं पढ़ाएगी। रोहिणी, तुम हर बात को नेगेटिव लेती हो, इसलिए तकलीफ में रहती हो। विनायक रोहिणी की तकलीफ को नहीं समझ रहे थे कि उसे मात देने के लिए सुप्रभा कितने जतन करती थी। सुप्रभा अक्सर बाजार जाती। रोहिणी, मैं बाजार जा रही हूँ, चलोगी? रोहिणी कैसे कहती, बाजार में बिना पैसे दिए सामान नहीं मिलता। सुप्रभा फेरी वालों को बुला लेती। रोहिणी, कोलकाता की साड़ियाँ हैं, मुझे 6 पसंद आ गई है, 1-2 तुम भी खरीद लो। क्या सोच रही हो? पैसे मैं दे दूंगी, बाद में चुका देना। रोहिणी कैसे कहती, माह का आखिरी सप्ताह है, पैसे नहीं है। इस बार क्या वेतन अधिक मिलेगा जो बाद में चुका दूंगी? सुप्रभा ब्यूटी पार्लर जाती। चलोगी रोहिणी? तुम्हारे नैन नक्श अच्छे हैं, थोड़ा मेकअप सीख लो, निखर जाओगी। रोहिणी कैसे कहती, पार्लर जाऊंगी तो विनायक जांच बैठा देंगे, कितना फूकाई। सुप्रभा क्लब जाते हुए पूछती, रोहिणी चलोगी? आज कुछ गेम्स होंगे। रोहिणी कैसे कहती, विनायक दफ्तर से लौटे और मैं घर में ना मिलूं तो उनके स्वाभिमान पर खतरा मंडराने लगता है कि मुझे उनकी फिक्र नहीं, जबकि उन्हें इस वक्त एक कप अच्छी चाय की ज़रूरत होती है। सुप्रभा रोहिणी को उकसा कर चली जाती। रोहिणी हताश हो जाती जब देखती विनायक और बड़े साहब दफ्तर से एक साथ लौटे हैं और विनायक चाय पिलाने के लिए उन्हें अपने साथ बांध लिए आ रहे हैं, तो उनकी हताशा बढ़ जाती। चाय पीते हुए बड़े साहब कहते,
सुप्रभा शाम को अक्सर घर में नहीं होती है। विनायक जी, आपके घर की व्यवस्था देखकर आराम मिलता है। चाय अच्छी है, मठरी टेस्टी है। रोहिणी कहना चाहती, आराम चाहिए तो सुप्रभा से कहिए, इतना ना घूमा करे, पर कह ना पाती। एक तो बड़े साहब का लिहाज, दूसरे विनायक तीर चलाने से नहीं चूकेंगे। रोहिणी, तुम बड़े साहब के परिवार को कुछ हद्दी की दिमाग में बैठाती जा रही हो। वे लोग क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, उनका मसला है, तुम्हारा नहीं। उनका मसला था, लेकिन रोहिणी का भी था। ठीक बगल वाला घर, एक विभाग पर राजा और रंक जैसी असमानता। अच्छा रहा जो विनायक का तबादला हो गया। रोहिणी को लगा ठीक समय पर तबादला हुआ है। सुप्रभा नाम के प्रेत से पीछा छूट जाएगा। नई जगह, रोहिणी मानो एक बड़ा फैसला लेकर नई जगह पहुंची थी। विनायक ने रोहिणी को वेतन दिया जो उसने नहीं लिया। वेतन तुम रखो और घर चलाओ। इतने कम पैसों में गृहस्थी का जोड़ तोड़ बैठाते हुए मैं परेशान हो चुकी हूँ। रोहिणी का अटल फैसला। एक दिन अचंभा हुआ। विनायक ने अपने जीवन की पहली रिश्वत ली। हाथ कांपे, आत्मा पर बोझ पड़ा, अपनी नज़रों में गिरे। फिर हाथों ने कांपना, आत्मा ने बोझ महसूस करना। उन्होंने अपनी नज़रों में गिरना छोड़ दिया। मकान, जमीन, आभूषण, गाड़ी, बैंक बैलेंस, राशि ठाट बाट रोहिणी को जिंदगी जिंदगी की तरह लगने लगी। हसरतें पूरी हुई, सिर्फ एक हसरत बाकी थी। सुप्रभा से कभी मुलाकात हो तो उसे अपना सरूख दिखाए। रोहिणी ने नहीं सोचा था कि आज की सुबह ऐसी होगी जिसे इतिहास का दोहराया कहा जाने लगा। नहीं सोचा था, बची रह गई, हसरत पूरी हो गई। विनायक और रोहिणी बड़े साहब के घर पहुंचे। बड़े साहब बाहरी बरामदे में बैठे किताब पढ़ रहे थे। उन दोनों को देखकर खड़े हो गए। इंतजार कर रहा था। रोहिणी ने दर्प से कहा, अकेले बैठे हैं? सुप्रभा कहाँ है? भीतर है, उनके घुटने की सर्जरी हुई है। वैसे अब जरूरत भर को चलने लगी है। बुला लाता हूँ। मैं भीतर चली जाती हूँ। सुप्रभा को चौंकाने आई है, खुद चौंक गई। बिस्तर पर लेटी सुप्रभा कितनी अलग लग रही है। पीछे बंदे बाल, बिना मेकअप का सादा चेहरा, दुबली देह, ठीक सामने उपस्थित कटे बाल, बिना बाँह वाला ब्लाउज, नाभि दर्शता कीमती साड़ी, गहने, रंगे पुते चेहरे, परफ्यूम की तेज महक वाली रोहिणी को देखकर सुप्रभा ठिठकी। फिर तकिए का सहारा लेकर बैठते हुए बोली, रोहिणी, तुम पहचान में ही नहीं आ रही हो। आप कहती थी जमाने की दौड़ में शामिल हो जाओ, हो गई। आजकल एक लेडीज़ क्लब की अध्यक्ष हूँ। सुप्रभा पूरी तरह ठिठकी हुई है। साहब तुम्हारी सादगी और सुगढ़ता की तारीफ करते थे, कहते थे तुम्हारे घर का माहौल अच्छा है। शाम को तुम लोग ओम जय जगदीश हरे गाते हुए आरती करते थे। वह आवाज़ मेरे घर में सुनाई देती थी। साहब यदि घर पे होते तो कहते थे तुम लोग इतनी मधुर आरती गाते हो कि सुनकर दिन भर की थकान दूर हो जाती है। रोहिणी चकित हुई। सुप्रभा तो गहने कपड़े के अलावा दूसरी बात न करती थी। आज कहाँ का राग ले बैठी। बीमारी ने भावुक बना दिया या उसे सताने का यह न तरीका है। बोली, आरती से सचमुच थकान दूर हो जाती थी। हाँ, साहब को तुम हमेशा समझदार और सलीके वाली लगती थी। वे तुम्हारी तारीफ करते थे। हम लोग देर रात जब पार्टी से लौटते तो कहते, विनायक जी का शांति में डूबा घर कितना अच्छा लग रहा है। बच्चों को कहते, विनायक जी ने सोने जागने खाने पढ़ने का एक वक्त बना रखा है। तुम लोग उनके बच्चों से अनुशासन सीखो। मैं फिजूल खर्च करती तो तुम्हारा उदाहरण देने लगते। रोहिणी जी संतोषी है, इसलिए विनायक जी ईमानदार रह पाते हैं। पत्नी कलह करे तो पति रिश्वत लेने के लिए मजबूर हो जाता है। साहब तुम्हारी इतनी तारीफ करने लगे थे कि मुझे लगने लगा था तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मेरे पास दौलत है, लेकिन तुम्हारी तरह आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा नहीं है। मैं न जाने कब तुमसे कंपटीशन करने लगी, तुम्हें उकसाने लगी मेरी तरह बन जाओ, पर तुमने अपनी गरिमा नहीं छोड़ी। रोहिणी का रंगा पुता मुख स्याह पड़ने लगा। क्या सोचकर आई थी, क्या सुन रही है। सुप्रभा, मैं नहीं, तुम्हें ठेस पहुँचे इसलिए यह सब नहीं कह रही। बताना चाहती हूँ, आसपास होती बातों का असर हम पर पड़ता है। हम जैसा अब तक सोचते थे उससे थोड़ा अलग सोचने लगते हैं। रोहिणी, मुझे लगने लगा था तुम सही हो, मैं गलत। लगता खुद को थोड़ा बदलूं,
तुम्हारी तरह बनूं, हो नहीं पा रहा था। लेकिन ऐसा कुछ घटता गया कि मुझे लगने लगा पार्टी, क्लब, हंसी ठट्ठा किसी को सफलता नहीं दिलाते। मुझे ख्याल तक नहीं था मेरा अनुसरण करते हुए बच्चे क्या बनते जा रहे हैं। नीति की आलीशान शादी की थी। उसका पति उसके जिद्दी स्वभाव और फिजूल खर्ची से परेशान था। नीति तलाक लेकर लौट आई। होशंगाबाद में नौकरी कर रही है। नैतिक विदेश में बस गया है। निर्भय पढ़ाई में कभी अच्छा नहीं रहा। उसे यहीं मेडिकल स्टोर खुलवा दिया है। उसकी पत्नी पतोरा के सरकारी स्कूल में एलडीटी है। बस से आती जाती है। दिख नहीं रही है। मैं ही बोल रही हूँ। रोहिणी, तुम कुछ सुनाओ। इस बीच क्या कुछ हुआ? रोहिणी कैसे कहे? मैंने अपना ही सर्वनाश कर डाला। सादगी, सरलता, सदाचार को शाहपुर में छोड़ मैं यहाँ क्या से क्या हो गई। मैंने ईमानदार विनायक को रिश्वतखोर बना डाला। अनुशासित बेटियाँ वैभव पाकर फैशन की दुनिया में खो गई है। नकल के फेर में असल खोकर मैं जो बन गई वह आप देख ही रही हैं। सच कहती हूँ, मैं आज आत्मीयता के कारण आपके घर नहीं आई हूँ, आपको मात देने आई हूँ। पर आपने एक बार फिर मुझे मात दे दी। रोहिणी की नज़र खोलती चाय पर थी। सुप्रभा की नज़र रोहिणी के गलानी भरे चेहरे पर। आती होगी। आते आते रात होने लगती। आते ही बेचारी चाय और खाना बनाने लगती है। मुझे किचन में ले चलो, चाय का सामान बता दूँ, बना लेना। मैं तो यूँ बोलने लगी जैसे इंतज़ार कर रही थी कि तुम मिलो और मैं राम कहानी कह डालूँ। रोहिणी सहारा देकर सुप्रभा को रसोई में ले आई। सुप्रभा चाय पत्ती शक्कर बताते हुए बिना लाग लपेट के बोलती रही। पता नहीं तुम्हें मालूम है या नहीं, जब हम लोग शाहजहाँपुर में थे, संभाग के चीफ इंजीनियर आए थे। उन्होंने अव्यवस्था के लिए साहब को वार्निंग दी थी, जबकि विनायक जी के काम और ईमानदारी की तारीफ की थी। मैं नहीं जानती, विनायक जी दफ्तर की बातें घर में नहीं बताते थे। वे सचमुच सज्जन इंसान हैं। इसी का तो असर मुझ पर हुआ है। लगने लगा दिखावे में कुछ नहीं रखा। दिखावा करके हम नाटक करते हैं या खुद को छलते हैं। रोहिणी के पास शब्द नहीं। सिर झुकाए हुए चाय खोला रही सुप्रभा कुछ देर उसके बाहों को पढ़ती परखती रही। लगा इतने दिनों बाद दोनों मिली हैं, आज कुछ औपचारिक बातें करनी चाहिए थी। फिर किसी दिन यह गाथा सुनाती, पर वह तो जैसे माफ़ी मांगने जैसी जल्दबाजी में थी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।